Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan. My name is Dr. Samra Akbar and I am a PharmD graduate from Bahauddin Zakri University Multan. Also I am a regular faculty member of Allied College of Health Sciences Multan. तो स्टूडेंट्स हमारा जो फार्मास्यूटिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 है और आपको पता है कि हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस जो थी जो रिलेटेड थी टू द फार्मेसी उनको हमने डिस्कस किया था। अब हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिनमें सरफेस टेंशन शामिल है, फिर पीएच है, पीएच इंडिकेटर्स हैं, बफर सॉल्यूशंस हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं और भी कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। ये जो लफ्ज़ सरफेस टेंशन है ये आपने 9th या 10th क्लास में तो लाजमी सुना होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी होगा। आज हम इसको जो है डिटेल में देखते हैं कि सरफेस टेंशन होती क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सरफेस टेंशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स per unit length on the surface of liquid is called surface tension। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, सरफेस की लिक्विड पे जो पर यूनिट लेंथ फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। और मैथमेटिकली इसको हम किस तरह लिखेंगे, सरफेस टेंशन को हम सिंबल से, जिस सिंबल से डिनोट करते हैं वो है एस, और फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। आप लोगों को इस डेफिनेशन को देखकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है। तो इसका जो यूनिट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन का यूनिट जो है वो क्या है। आपको पता है कि इसका जो फार्मूला है, इसको हम मैथमेटिकली टर्म में जिस तरह लिखते हैं वो है सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, ठीक है, या डाइन्स। ठीक है, और जो लेंथ है उसे हम लिखते हैं, उसका यूनिट होता है मोस्टली मीटर, सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसमें हम मेजर करते हैं लेंथ को। तो क्या यूनिट हुआ सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इस तरह अगर हम फोर्स को डाइन्स में ले रहे हैं, और लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो फिर सरफेस टेंशन का जो यूनिट होगा वो होगा डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर या डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई है इस चीज़ की कि सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो हुआ न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन्स पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस सरफेस टेंशन को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दो टर्म्स की वजह से जो है आगे इन दो टर्म्स की वजह से हमें सरफेस टेंशन को मज़ीद समझने में आसानी होगी। हम कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है क्या कहलाती है, वो कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, वो सेम हुए, उन सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी ये, सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। इसी तरह अब हम देख लेते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होती है बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। लेकिन वो फोर्स जो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस, और ये सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर पैदा होती है। लेकिन एडहेसिव फोर्सेस में क्या होता है कि ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर पैदा होती है। वो कोहेसिव फोर्सेस एक सब्सटेंस के अंदर पैदा होती है, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, सर सी बातें सेम होते हैं। अगर आप वाटर की एग्जांपल ले लें तो उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 ऐसे ही होता है ना। तो H2O और H2O ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी,
कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इसी तरह एक लिक्विड और एक सॉलिड सरफेस के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है तो वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एडहेसिव फोर्सेस है। अभी हम इसको आगे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है, इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन शो की है तो वो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत है? कोहेसिव फोर्सेस के तहत, कोहेसिव फोर्सेस के तहत। अब जब इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया दूसरे को तो इस अमल को कहते हैं कोहेजन। क्या कहते हैं? कोहेजन, ठीक है, कोहेजन कहते हैं। फिर जब एक वाटर मॉलिक्यूल ने एक सॉलिड सब्सटेंस के साथ या एक दूसरे सब्सटेंस के साथ अट्रैक्शन किया तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? एडहेसिव फोर्सेस, और इस अमल को कहेंगे एडहेजन, ठीक है। तो सेम वाटर मॉलिक्यूल्स ने अगर आपस में अट्रैक्शन शो की है किसी फोर्स के तहत तो वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस अमल को कहते हैं कोहेजन। और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड ने सॉलिड के साथ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो किया तो उसे कहते हैं एडहेजन, ठीक है। अब आप ये भी देख लें, एक डायग्राम, एक पिक्चर है, इसमें भी आपको समझ आएगी कोहेसिव फोर्स की और एडहेसिव फोर्स की। कि देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो है वाटर जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम इसके जो ये कॉर्नर से इसकी पिक्चर को अगर हम जूम करके देखते हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो एरिया ये सारा इसका लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये H2 इनके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नज़र आ रही है ना, ये क्या है? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स H2, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल्स, तो कोहेसिव फोर्सेस है। फिर अब इस वाटर का और इस सॉलिड का जब अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारी ये जो टेस्ट ट्यूब है ये सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड है, इन दोनों के अंदर जब अट्रैक्शन फोर्स जो भी कॉन्टैक्ट हो रहा है इन दोनों के दरमियान, तो कौन सी फोर्स पैदा हुई है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं एडहेसिव फोर्स, क्योंकि ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस जो है हमारी प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द सब्सटेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर में पैदा हुई तो ये फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्सेस है। और फिर अगर एक लिक्विड और एक सॉलिड के दरमियान पैदा हो रही है तो ये एडहेसिव फोर्सेस है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सरफेस टेंशन को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली जी, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसी भी सरफेस एरिया पे अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है तो वो हमारी सरफेस टेंशन कहलाएगी। हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ी है जी, S = फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सरफेस टेंशन असल में होती क्या और किस तरह से पैदा होती है। देखें, टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ग्लास, ठीक है जी। वाटर को हम एक ग्लास में डालते हैं और उसके ज़रिए से जो है हम सरफेस टेंशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, जब हम पानी को एक गिलास में डालते हैं तो उसकी जो एक सरफेस बनती है उसकी, ठीक है। जब हम ग्लास में डालते हैं जो सरफेस होती है वो हवा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, ऐसा ही होता है ना। तो क्या है कि व्हेन वाटर इज़ प्रेजेंट इन अ ग्लास इट्स सरफेस विल बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर। तो क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उस वाटर के जो ग्लास में प्रेजेंट हैं, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, कुछ बिल्कुल अंदर होते हैं, जाहिर सी बात है, और कुछ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और अंदर भी होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है पैदा होती है। अब देखें, वाटर जो मॉलिक्यूल्स जो अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में क्या बताया गया है कि द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर इज़ अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस बाय द मॉलिक्यूल अराउंड इट, ठीक है जी। वो कहता है कि वो मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर प्रेजेंट है ना, मतलब दरमियान में करके जो प्रेजेंट है, सरफेस पे नहीं, सरफेस के अंदर, ठीक है जी, जो पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हर साइड से जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन में आता है। मतलब कि अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं, ये देखें, अगर हम इस वाले वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले रहे हैं और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, देखें ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है दरमियान को,
फिर ये नीचे से भी जो है इसको अट्रैक्शन आ रही है और ऊपर से भी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और सेम इस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ऊपर वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल अपने राइट वाले को अट्रैक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को, यही वाटर मॉलिक्यूल अपने लेफ्ट वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है और यही वाटर मॉलिक्यूल अपने डाउनवर्ड मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखें जो फोर्स ऊपर क्रिएट हो रही है वही सेम फोर्स नीचे क्रिएट हो रही है, जो फोर्स राइट पे हमारी क्रिएट हो रही है वही फोर्स हमारे लेफ्ट पे भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये फोर्सेस बिल्कुल सेम होती हैं इन मैग्नीट्यूड में, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि ये एक दूसरे की जो फोर्स हैं उनको जो है क्या करती हैं कि वो उनको जो है ना वो कैंसिल कर देती हैं, दूसरे के फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दरमियान में ही रहेगा, ठीक है। बेशक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर साइड से इसको आ रही होती है, लेकिन जिस साइड से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही होती है वो उस दूसरी साइड से भी उसको सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है दरमियान में ही सस्पेंड रहता है, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या पढ़ा है, जो इंटीरियर ऑफ द वाटर ऑफ द गिलास में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे क्या है उसके बारे में पढ़ा कि द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस बाय द मॉलिक्यूल अराउंड इट। इसी तरह जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखें सेम फोर्स जो ये लगा रहा है वो ये भी लगा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल भी, ठीक है। सेम फोर्स जो ये लगा रहा है वो ये भी लगा रहा है, तो इनका जो फोर्सेस का इफेक्ट है ना सेम होता है ना मैग्नीट्यूड में, मतलब कि इनकी जो अमाउंट आप कह लें कि फोर्स, मतलब कि जितनी फोर्स से ये ऊपर वाला उसको खींचेगा दरमियान वाले को, उसी तरह उसी फोर्स से नीचे वाला दरमियान वाले मॉलिक्यूल को खींचेगा। तो क्या होगा कि इन फोर्स का जो नेट इफेक्ट है ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, सेम फोर्सेस है ना तो वो दरमियान में रहेगा। इस तरह अगर कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है ना, उसको अगर आप एक साइड दोनों उसके बाजू पकड़ के लेफ्ट से भी खींचो राइट से भी खींचो, सेम फोर्स से खींचो, तो क्या होगा, वो नहीं ना राइट को जाएगा ना लेफ्ट को जाएगा, ठीक है, वो दरमियान में रहेगा। अगर उसमें से कोई एक बच्चा ज़्यादा फोर्स लगा देता है अपने राइट पे, तो वो जो भी जिस बच्चे को भी मतलब कि खींच रहा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब हमने इस वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर के जो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स हैं उसको तो देख लिया कि वो किस तरह से जो है किसी भी जब इक्विपमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स को। सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो भी इसी तरह से हर वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। कहता है द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज अट्रैक्टेड ओनली साइडवेज एंड टुवर्ड्स द इंटीरियर। क्या कह रहा है कि जो सरफेस पे जो लिक्विड की जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या है, अट्रैक्ट हो रहा है सिर्फ साइडवेज, मतलब लेफ्ट राइट से अट्रैक्शन हो रही है उसकी, और इंटीरियर और अंदर की तरफ से अट्रैक्शन हो रही है। अपवर्ड वाली अट्रैक्शन कहाँ गई, देखें अपवर्ड वाली अट्रैक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि सरफेस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके, एयर में। तो सरफेस के ऊपर तो कोई वाटर की लेयर नहीं प्रेजेंट, ना किसकी लेयर प्रेजेंट है, एयर की, तो कोई भी वहाँ पे जो है वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगी, तो फिर इसीलिए अपवर्ड फोर्स नहीं होगी सरफेस के जो सरफेस पे जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है जी। क्या है, ये सिर्फ अट्रैक्टेड होंगे ओनली साइडवेज, मतलब लेफ्ट राइट एंड टुवर्ड्स द इंटीरियर, और अंदर की तरफ जो है ये अट्रैक्ट होंगे। फिर देयर इज़ नॉट एनी अपवर्ड फोर्स बिकॉज द सरफेस ऑफ वाटर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर, ठीक है ना, कि कोई भी अपवर्ड फोर्स नहीं है, क्योंकि जो सरफेस ऑफ वाटर है वो वाटर के साथ नहीं कॉन्टैक्ट में, किसके कॉन्टैक्ट में, एयर के साथ कॉन्टैक्ट में, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें ये जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, इसको साइड लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डाउनवर्ड भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन अपवर्ड कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई भी फोर्स जो है वो अपवर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं प्रेजेंट, क्योंकि वाटर नहीं प्रेजेंट ऊपर वाली साइड पे, कि सरफेस बना रहा है ना वाटर की सरफेस, तो ऊपर वाली साइड पे कोई मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो रहा है कि दो साइडों से जो है वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से अट्रैक्शन लग रही है और डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग रही है।
तो क्या अब देखो लेफ्ट और राइट जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो ये दोनों जो है फोर्सेस का जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। इक्वल फोर्सेस लग रही है ना लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो जो सिर्फ फोर्स रहेगी वो कौन सी रहेगी, डाउनवर्ड फोर्स रहेगी, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स बचेगी। जब डाउनवर्ड फोर्स बचती है तो क्या होता है कि एक टेंशन क्रिएट हो रही है, जाहिर सी बात है वो फोर्स कर रहा है उस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ मूव करने पे, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करने पे। तो ये सरफेस है, ये वाली क्या है सरफेस, और कहाँ पे और सरफेस पे क्या क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है। टेंशन किस वजह से क्रिएट हो रही है, जो फोर्स लग रही है इस वाटर मॉलिक्यूल पे, क्या लग रही है, जो फोर्स लग रही है इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। परपेंडिकुलर मतलब कि बिल्कुल राइट एंगल पे जो है, इंटीरियर में जो इंटीरियर वाटर जो प्रेजेंट है उसके बिल्कुल राइट एंगल पे लग रही है फोर्स। तो ये जो हमारी फोर्स जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है सरफेस ऑफ द वाटर पे, क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन। समझ आ गई चीज़ की कि सरफेस टेंशन क्या है, कि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास उनकी अपवर्ड फोर्स होती है वो यूटिलाइज नहीं हो रही होती, इन अ सेंस कि उनकी अपवर्ड फोर्स होती ही नहीं है जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उनके जो साइड पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के लेफ्ट और राइट, उनकी जो फोर्सेस का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इनकी फोर्स का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। फिर जो सिर्फ फोर्स बचती है वो है हमारी डाउनवर्ड फोर्स, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो एक्ट करती है, परपेंडिकुलर टू यूनिट लेंथ, ठीक है, जो एक्ट करती है। तो ये फिर क्या है, जब फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो ये एक टेंशन क्रिएट कर देता है वाटर की सरफेस पे। इस टेंशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये चीज़ सरफेस टेंशन कहलाती है। सिर्फ यहाँ पे अब एक वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसी तरह उनकी साइड वेज जो है फोर्स लग रही होंगी लेकिन वो कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ जो फोर्स बचेगी वो कौन सी बचेगी, डाउनवर्ड फोर्स बचेगी हर जगह पे। तो क्या होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो टेंशन क्रिएट करेगी और वाटर की जो लेयर है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ धंस जाएगी, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल शो किया गया, ये इंटीरियर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, जो बिल्कुल अंदर करके प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें जो है एक मॉलिक्यूल के ऊपर हर तरफ से जो है वो फोर्स लग रही है, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, राइट भी, लेफ्ट भी। तो अपवर्ड वाली जो है वो डाउनवर्ड वाली को कैंसिल कर रही है, राइट वाली लेफ्ट वाली को कैंसिल कर रही है। तो नेट इफेक्ट इसका 0 आ रहा है, ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं कि जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द वाटर, एज़ कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द वाटर। ये क्यों है, क्योंकि देखें बच्चों, जो हमारी अपवर्ड फोर्स लगनी थी ना सरफेस के ऊपर वो नहीं लग रही, क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट है वो किसके साथ आ रहा है, एयर के साथ। तो ये जो हमारी अपवर्ड फोर्स है, ये जो है क्या कहते हैं इसको, कि अनइक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट, पता कहाँ होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है साइडवेज, मतलब कि लेफ़्ट राइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लेफ़्ट राइट की जो फोर्स है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द वाटर, ठीक है जी, इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द वाटर। तो इस जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी साइड वेज जो फोर्स लग रही होती हैं लेफ्ट और राइट, वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द वाटर, ठीक है, समझ आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बिकॉज नो अपवर्ड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट टू अट्रैक्ट, ठीक है। कोई अपवर्ड मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट ही नहीं है अट्रैक्ट करने को, तो ये फोर्स ने कहीं ना कहीं तो लगना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है राइट और लेफ्ट मॉलिक्यूल्स की तरफ, ठीक है। और इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा और फोर्स परपेंडिकुलर लग रही होगी नीचे, तो टेंशन क्रिएट होती है इस तरह। तो ये इस टेंशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इस डायग्राम में जो है वो शो किया गया कि किस तरह जो है नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 हो जाती हैं। देखिए अब ये एक है वाटर मॉलिक्यूल जो कि विद इन द वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि उसके इंटीरियर में प्रेजेंट है। तो ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल दरमियान में जो प्रेजेंट है,
ये अपवर्ड भी अट्रैक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड भी अट्रैक्ट हो रहा है, साइडवेज में इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है। सेम फोर्स से यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, सेम फोर्स से यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया इन दोनों का इफेक्ट। फिर ये जितनी फोर्स है यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है उतनी फोर्स है यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरह अपवर्ड वाली भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इफेक्ट जो हमारी फोर्स का है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब कि कोई इस मॉलिक्यूल पे, वाटर के इस मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो वहीं पे जो है वो उसी जगह पर रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम सरफेस पे देख लेते हैं कि सरफेस पे जो है किस तरह सरफेस टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है ये फोर्स। जो राइट और लेफ़्ट वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तो फोर्स हमारी कुछ हद तक इक्वल रहती है और ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना, ये थोड़ा सा जो है क्योंकि अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है, तो इसकी वजह से जो है वो वाटर की सरफेस पे टेंशन क्रिएट होती है। जब ये टेंशन क्रिएट होती है तो इस टेंशन को कहते हैं हम सरफेस टेंशन। ठीक है, और अब आप देखेंगे जो ब्लू से शो किया गया है वो है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले एरोज़ हैं, ये ब्लैक एरोज़ ये शो कर रहे हैं जी बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। क्या शो कर रहे हैं, बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। फिर जो येलो वाले हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये जो येलो वाले हैं ये शो कर रहे हैं अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। क्या शो कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। फिर जो एफ नेट है वो है हमारी नेट फोर्स, मतलब कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको हमने नेट फोर्स कर दिया। नेट या टोटल फोर्स भी कह सकते हैं आप इसको, टोटल फोर्स जितनी भी लग रही है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब देखें जो रेड वाला एरो है ये क्या शो कर रहा है, नेट फोर्स इस परपेंडिकुलर इस मॉलिक्यूल की जो नेट फोर्स है। अब सरफेस वाले की बात करें, इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस वाले की जो बात है यहाँ लिखी हुई है कि नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो है वो इस परपेंडिकुलर है टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड टू द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी और डायरेक्टेड होगी टू द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड के इंटीरियर कहते हैं अंदर की तरफ जो है ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, क्या सरफेस जो है वाटर की अंदर की तरफ, किसी भी लिक्विड की अंदर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये वो सारा जो है ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है विद इन द वाटर किस तरह से जो है फोर्सेस, नेट फोर्सेस या टोटल फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो जाती हैं, और किस तरह से किसी भी सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे नेट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो एक्ट करती है किसी भी सरफेस पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखें जब ये नेट फोर्स लग रही थी हमारी तो परपेंडिकुलर लग रही है ना, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड की तरफ मूव करेंगे। ये देखें, सरफेस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पुल्ड इनवर्ड द लिक्विड। ठीक है, मतलब कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इनवर्ड लिक्विड है उसकी तरफ को मूव करेंगे। ठीक है जी, सरफेस टेंशन की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड सरफेस इज देयर फॉर अंडर टेंशन। सही है ना, कह सकते हैं ना, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो लिक्विड सरफेस इज देयर फॉर अंडर टेंशन एंड द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो जब वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो जो सरफेस बिल्कुल सीधी थी वो यूं हो जाएगी, ऐसे ही है ना, तो उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, सरफेस एरिया जो है वो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये भी बात हमें समझ में आई कि क्या होता है कि किसी भी वाटर या लिक्विड का सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो हेल्प करती है सरफेस एरिया की रिडक्शन में। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसकी वजह से जो है वो सरफेस एरिया कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से ये जो है सरफेस एरिया कम हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया कि कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिक्विड की एग्जांपल पढ़ी है वाटर की, तो उसके अंदर जो फोर्सेस थी वो कौन सी फोर्सेस थी, जाहिर सी बात है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2 तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसमें यूज़ हो रही है वो कौन सी है, कोहेसिव फोर्सेस। तो फिर आपने याद रखना है कि कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, कि कोहेसिव फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सरफेस टेंशन क्रिएट करने के लिए, सरफेस टेंशन
क्रिएट करने के लिए कोहेसिव फोर्सेस। ये भी एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है कि कोहेसिव फोर्सेस जो हैं कि कौन सी फोर्सेस हैं जो सरफेस टेंशन क्रिएट करती हैं। तो आप क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्सेस, बिकॉज ये वो फोर्सेस होती हैं जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वाटर के ड्रॉप्स जब हमने देखे हैं, अक्सर देखते हैं कि ये हमेशा स्फेरिकली क्यों होते हैं, क्यों ये वाटर के लिक्विड के या वाटर के जो ड्रॉप्स हैं ये हमेशा स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये अब हम पढ़ते हैं क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड्स आर ऑलवेज स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल क्या शेप होती है, ये गोल शेप होती है जिसे हम बॉल शेप भी कह सकते हैं। तो ये स्फेरिकल होता है, स्फीयर होता है एक्चुअली, तो हम इसे इस शेप को कहते हैं स्फेरिकल। तो क्या कह रहे हैं कि द ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑलवेज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स हैं हमेशा स्फेरिकल होता है। हमें एक बात इसका हमें आंसर मिल गया जी कि वाई ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स गेट स्फेरिकल शेप। किसकी वजह से ले रहे हैं, वो सरफेस टेंशन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है लिक्विड्स के अंदर। तो जो ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स हैं वो हमेशा स्फेरिकल शेप बनाते हैं। कौन सी शेप बनाते हैं, स्फेरिकल शेप बनाते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल शेप ही क्यों लेते हैं, या कोई भी लिक्विड जो है वो स्फेरिकल शेप ही क्यों नहीं लेता है, क्यूबिकल शेप क्यों नहीं ले लेता, कॉनिकल शेप क्यों नहीं ले लेता, या सिलेंड्रिकल शेप क्यों नहीं ले लेता। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सरफेस टेंशन होती है ना, उसकी वजह से जो है सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। ठीक है, तो जो स्फेरिकल शेप है इनका इस शेप का तमाम शेप्स के अंदर सरफेस एरिया जो है वो सबसे मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम होता है। तो फिर वाटर जो है सरफेस टेंशन की वजह से उसका सरफेस एरिया पहले ही कम हो रहा है, तो फिर वो शेप अज्यूम करता है जिसके अंदर उसका सरफेस एरिया कम से कम हो। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है ये सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल जो है वाटर के ड्रॉप्स जो हैं या लिक्विड के ड्रॉप्स जो हैं ये शेप अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये जो इसके अंदर का मॉलिक्यूल, इंटीरियर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा निकालते हैं वाटर, उसको अगर हम जूम करके देखें तो एक वाटर मॉलिक्यूल देखें, वही बात के हर तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है इक्वल फोर्स और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और मॉलिक्यूल जो है वो वहीं पे स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करते हैं, वही जो साइड वाइज जो उसकी साइड वेज में जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, लेकिन जो डाउनवर्ड लग रही है टू द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड में जो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर फोर्स, उसकी वजह से जो है सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रही है तो ये हर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ मूव करेगा सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होगी, और सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होगी तो सरफेस एरिया कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी शेप ले लेगा, स्फेयर की शेप ले लेगा। अब देखें किस तरह से ये स्फेयर की शेप ले लेगा। देखें यहाँ से ये जो है ड्रॉप गिर रहा है, आप देखें अभी पहले वैसे ही गिरा था, लेकिन जब ये थोड़ा सा नीचे हुआ है तो इसने स्फीयर की शक्ल ले ली है। क्यों ले लिया जी, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट थे, उन सरफेस टेंशन की वजह से वो इनवर्ड मूव कर गए हैं, हर साइड से इनवर्ड मूव कर गए हैं। जब इनवर्ड मूव कर गए हैं तो उसने एक स्फीयर की शक्ल ले लिया है। कौन सी शक्ल ले लिया है, एक स्फीयर की शक्ल ले लिया। ठीक है, इस वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल होते हैं हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमेशा स्फेरिकल होते हैं। All the molecules of liquid attract each other because of the presence of cohesive forces present between the molecules. तो ये जितने भी molecules यहाँ पे water के present हैं वो एक दूसरे को किस वजह से attract कर रहे हैं, किस वजह से अट्रैक्ट करेंगे, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट करेंगे। अंदर भी जो अट्रैक्शन आ रही है वो किस वजह से आ रही है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आ रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर भी जो अट्रैक्शन आ रही है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से आ रही है। सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इस वजह से जो है ये फ़ौरन से पहले स्फीयर की शक्ल जो है वाटर का ड्रॉप या लिक्विड का ड्रॉप स्फीयर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। ठीक है, ये आप इस बात की समझ आ गई होगी आपको कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखें जब शबनम के कतरे गिरते हैं या फिर जो वाटर रेन होती है तो वो भी हमेशा स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो ये बेशक ये अब जब किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में आता है ये वाटर, तो तब भी ये स्फेयर की शक्ल में ही होता है मोस्टली क्या हमेशा स्फेयर की शक्ल में होता है। अब ये स्फेयर की शक्ल क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
सरफेस टेंशन, ठीक है। जो यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आएंगे इसको फोर्स करेंगे कि यहाँ से मॉलिक्यूल जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करें, तो टेंशन क्रिएट होगी और ये स्फीयर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर अब हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है ये प्रॉपर्टी है ऑफ लिक्विड की सरफेस की के टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, कह सकते हैं ना। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है ना कम, ठीक है। जिस तरह स्फीयर की शक्ल में जो वाटर ड्रॉपलेट है उसने शक्ल इख्तियार की। फिर है जी ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। और तो ये लिक्विड की खसूसियत होती है वैसे भी, क्योंकि इसमें सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा कि उनका जो सरफेस एरिया है या बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम हो जाएगी, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये जब ये जुड़ जाएंगे तो सरफेस एरिया ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ये हल्की सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेपर क्लिप है और ये जो मॉस्किटोज हैं ये पानी की सरफेस पे बैठ जाते हैं, ये ना अंदर डूबते हैं ना इन्हें कुछ होता है, ठीक है। ये इस वजह से होता है कि जो पानी की जो सरफेस पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसकी फोर्स के मुताबिक या उसकी फोर्स के जितना ही कोई आप मटेरियल इसके सरफेस पे रखते हो तो वो अंदर डूबता नहीं है। सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो उसके ऊपर तैरता रहता है। इसी तरह ये पेपर क्लिप जो है ये भी जो है जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी फोर्स से कम इसका वेट है तो ये भी तैरेगा। इस तरह ये मॉस्किटो या जो भी है ये भी इसका भी वेट उससे कम है सरफेस टेंशन की फोर्स से, तो ये भी ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सरफेस टेंशन को जो है वो डिटेल में पढ़ा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सरफेस टेंशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन एक्चुअली में थी क्या। तो सरफेस टेंशन जो थी वो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस की जो लिक्विड पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही थी, मतलब कि ये हमारे पास लिक्विड था एक, ठीक है, और उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट था उसकी जो सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी, ठीक है जी, पर यूनिट लेंथ जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी सरफेस वो क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन। फिर सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं और फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है ये इसका जो फार्मूला है। फिर इसका जो यूनिट था वो न्यूटन पर मीटर है और ये डाइंस पर सेंटीमीटर होता है। फिर हमने कोहेसिव फोर्सेस को डिस्कस किया जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान को कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। फिर हमने एडहेसिव फोर्सेस को डिस्कस किया जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। फिर हमने जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश की सरफेस टेंशन असल में होती क्या है, ठीक है, विद एग्जांपल ऑफ द वाटर, ठीक है। फिर हमने इसकी नेट फोर्सेस को देखा कि किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो लिक्विड का ड्रॉप है वो हमेशा स्फेरिकल शेप ही क्यों अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, और जो कि वाटर सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको फोर्स करती है कि वो इनवर्ड मूव करें। जब वो इनवर्ड मूव करते हैं तो वो स्फेयर की शक्ल ले लेते हैं, और स्फेयर की शक्ल भी इस वजह से लेते हैं कि उसका उस स्फेयर का जो सरफेस एरिया था वो कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू द क्यूबिक शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, या कोई और शेप। तो इसका जो सरफेस एरिया वो कम होता है, इस वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फीयर की शक्ल इख्तियार करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द सरफेस टेंशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।